वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज में। और बीईओ की डिवाइस सीरीज में आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से इसे पढ़ेंगे और एंड तक लेके जाएंगे और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो आप बिल्कुल इस सीरीज के माध्यम से कवर कर पाओगे। हिस्ट्री से जितने भी सवाल आपके पेपर में बीईओ की परीक्षा में आएंगे वो सारे के सारे सवाल आप इस सीरीज से कवर कर पाओगे। पहले मैं सीरीज को कंप्लीट कराऊंगा और बीच बीच में जो है इससे जुड़े हुए सवाल भी आपके लिए लेकर के लाता रहूंगा, जिससे हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आपको अपडेट किया जा सके। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आज से जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है भारत का इतिहास। ठीक है, जो टॉपिक हम आज से स्टार्ट करेंगे वो है भारत का इतिहास। अब देखिए यार, कुछ लोग कमेंट करते हैं इंग्लिश में लेके आओ, इंग्लिश में लेके आओ। तो मेरे को ये तो पता रहे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट है जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादा संख्या किसकी है, हिंदी वालों की या अंग्रेजी वालों की है, तो उसी के हिसाब से तो काम होगा। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, एक आध कमेंट आता है इंग्लिश के लिए, बाकी तो मुझसे कोई नहीं कहता कि आप इंग्लिश में लेकर के आइए। तो अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे भाई तो एक मैं ऐसा करता हूँ, एक पोल करवाता हूँ, उस पोल में देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश का इतना ऐसी कोई समस्या नहीं है यार। देखो बीईओ आप दोगे तो वहाँ पर हिंदी तो आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी यार। मेंस में पेपर होगा, ऐसे राइटिंग होगी हिंदी और हिंदी का एक पेपर होगा, तो फिर वो आपको हिंदी तो वैसे भी पढ़नी है। तो हिंदी से आप बच तो नहीं पाओगे यार। आप ये सोचो यूपी में भी हिंदी से बचोगे यार तो फिर हिंदी कहाँ यूज करोगे? तो ये मैं सोच रहा था, बाकी आप लोग जैसे बताओगे मैं वैसे कर दूंगा। पेड ग्रुप से अगर हमारे किसी भी जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बीईओ पीसीएस प्री और मेंस दोनों के लिए, इसके अलावा बी और आरओ मेंस के लिए भी, इसके अलावा बीईओ प्री के लिए भी हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जो है इंडेक्स है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, एनिशिएंट इंडिया को कवर करेंगे, एनिशिएंट इंडिया को कवर करने के बाद फिर मेडावल इंडिया को कवर करेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्टिंग होगी एनिशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग बातचीत करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये सब छोड़ो, प्राचीन भारत इतिहास क्या है, ये मतलब इतिहास क्या है, या पेपर में जो है एनिशिएंट इंडिया कितना आता है, मॉडर्न इंडिया कितना आता है, मेडावल इंडिया कितना आता है, ये सब भूल जाइए। पहले आप ये समझिए व्हाट इज द हिस्ट्री। आप सबसे पहले इतना समझो कि इतिहास है क्या, उसके बाद बाकी कहानी बाद में होगी। सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता हो कि वो हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि आखिरकार हिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं हिस्ट्री क्या है, तो हो सकता है आप लोग कमेंट में इसका जवाब दें कि यार ऐसी सभी घटना है जो पुराने ज़माने में हुई हैं वो सब इतिहास है ना। जब भी मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि बताओ इतिहास क्या है, तो बच्चे जवाब देते हैं सर वो सारी की सारी घटनाएं जो प्राचीन काल में हुई हैं, जो पुराने ज़माने में हुई हैं, वो सब इतिहास है। लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है, देखो भाई पुराने ज़माने में तो हमारे और तुम्हारे पिताजी और उनके पिताजी और उनके भी पिताजी हुए थे भाई। भारत जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो निश्चित रूप से मेरे भी पूर्वज रहे होंगे और आपके भी पूर्वज रहे होंगे। लेकिन क्या उनका नाम इतिहास में कहीं आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बस मौजूद थे, किया उन्होंने कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी घटनाएं जो प्राचीन काल में हुई हैं, पुराने जमाने में हुई हैं, वो सब इतिहास है। नहीं, ऐसा नहीं है। वे घटनाएं जो पुराने जमाने में तो हुई हैं लेकिन उनका कुछ असर है आज तक। वो घटनाएं आज तक इतिहास, वो ऐतिहासिक घटनाएं जो आज तक कुछ ना कुछ असर डाल रही हैं हमारे वर्तमान पे, हमारे भविष्य पे, ऐसी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है इतिहास में। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में घटी सारी घटनाएं इतिहास हैं, ऐसा नहीं है भाई। वही घटनाएं इतिहास हैं जिनका प्रभाव आने वाले समय पर पड़ रहा है और आने वाले समय पर पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए गांधी है। अब गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए जो काम किया उसका फल आज हमें मिल रहा है। बिल्कुल, तो गांधी एक ऐतिहासिक पर्सन है, गांधी का पैदा होना एक ऐतिहासिक घटना है। और गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो जो कार्यक्रम चलाए हैं, चंपारण सत्याग्रह किया है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया है, खेड़ा सत्याग्रह किया है, असहयोग आंदोलन किया है, भारत छोड़ो आंदोलन किया है, दांडी यात्रा करी है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, वो सब ऐतिहासिक हैं क्योंकि उनका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा।
हमारे और आपके पिताजी और फिर उनके पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम भी नहीं कर रहे यार, तो हमें इतिहास में कौन याद रखेगा बताइए। हाँ, यूट्यूब पर कोई ढूंढेगा तो एक आध वीडियो मेरा निकल आएगा, है ना, तो बस ठीक है। वैसे बहुत एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है हम इसमें कवर जो है करेंगे इतिहास में। बात समझ रहे हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ या आप अपनी बात कर सकते हैं इस बारे में। अब और हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे ताजमहल है। अब ताजमहल का बनना एक ऐतिहासिक घटना है। क्यों ताजमहल बन गया, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ताजमहल का बनना इसलिए ऐतिहासिक घटना है क्योंकि ताजमहल आज भी भारत के समाज में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ताजमहल से आज भी भारत सरकार पैसा कमा रही है, कमा रही नहीं कमा रही है? तो भाई बिल्कुल यार, ऐसी चीज़ें ही इतिहास में शामिल होती हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में जो भी है सब इतिहास है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इतिहास में वही सम्मिलित होता है जिसका प्रभाव उस समय पर और आने वाले समय पर पड़ा हो। ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं इतिहास। आई बात समझ में? नहीं आई? ये होता है इतिहास। अब इतिहास जो होता है उसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला होता है प्राचीन भारत, एनिशिएंट इंडिया। पहला है प्राचीन भारत यानी एनिशिएंट इंडिया। एनिशिएंट इंडिया की स्टार्टिंग भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो स्टोन एज से हो जाती है, पाषाण युग से हो जाती है। और ये कहां से कहां तक जाता है, ऊपर लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम इंडिया में बात करेंगे एनिशिएंट इंडिया की, तो इंडियन हिस्ट्री में जो एनिशिएंट इंडिया है ये स्टार्ट होता है स्टोन एज से। स्टोन एज से स्टार्ट होगा और इसमें जो है फिर बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए, जैसे इंडस वैली कवर करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव, भागवत, शाक्त, महाजनपद, भारत पर विदेशी आक्रमण, यूनानी शक, पहलव कुषाण, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, संगम युग है, मौर्य वंश की बात करेंगे, सम्राट अशोक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, महान चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, गुप्ताओं को पढ़ेंगे, वाकाटक है, सातवाहन है, शिशुनाग है, पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है, कुषाण वंश है, इनको हम पढ़ेंगे। और फाइनली ये जो है खत्म कहाँ हो जाता है, ये खत्म हो जाता है पाल वंश, और इसी के समकालीन एक वंश और चलता है जिसे हम कहते हैं वर्धन वंश, जिसका अंतिम शासक है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पर जाकर के ये समाप्त हो जाता है एनिशिएंट इंडिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही एनिशिएंट इंडिया खत्म और फिर स्टार्ट होता है मेडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग होती है इस्लाम के उदय से, यानी इस्लाम जब इस धरती पर आया है। इस्लाम कोई बहुत पुराना धर्म नहीं है, यही कोई 1200-1400 साल पहले आया है। इस्लाम नए धर्मों में से एक है। प्राचीन धर्म की हम बात करेंगे तो हमारा जो सनातन धर्म है ये तो बहुत पुराना है। जैनिज़्म, उससे जैनिज़्म और हिंदुइज़्म लगभग एक ही समय के हैं। सबसे पुराना हिंदुइज़्म है, फिर जैनिज़्म आता है, फिर बौद्धिज़्म आता है, उसके बाद शैव आते हैं, वैष्णव आते हैं। तो ये जो है कुछ प्राचीन जो है धर्म है। अगर हम तुलना करें इस्लाम से तो इस्लाम इनके मुकाबले काफ़ी नया है। उसके बाद अरबों ने भारत पर आक्रमण किया है। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी का आक्रमण आप लोगों ने सुने होंगे। और फिर शुरू हो जाता है मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल। सल्तनत काल का मतलब है बेसिकली दिल्ली सल्तनत है ना, गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। गुलाम है, ठीक है ना, गुलाम है, तुगलक है, सैयद है, लोदी है, खिलजी है ना। तो ये जो है इन वंशों को हम इनमें पढ़ते हैं। फिर विजयनगर एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूफी आंदोलन जो हुए हैं, भक्ति आंदोलन, शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी लेंगे। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध पढ़ेंगे जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया। और मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे और बहमनी और शिवाजी को पढ़ेंगे। और इनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडाइवल इंडिया की, उनको पढ़ेंगे। और मेडाइवल इंडिया के अंतिम चरण में ही भारत में आगमन हो जाता है किसका, अंग्रेजों का। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो ध्यान रखना, इतिहास में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आधुनिक भारत का, हमेशा याद रखेंगे। मॉडर्न इंडिया का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप पेपर में भी अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे ना, जैसे बीओ का आप सिलेबस उठा के देखना या पीसीएस का सिलेबस उठा के देखना, तो वहाँ पर स्पेशली फोकस किया गया होगा आधुनिक भारत पे स्पेशली। यानी पहले तो लिखा होगा भारत का इतिहास और उसके बराबर कॉमा लगा के लिखा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा है। तो मॉडर्न इंडिया यानी जो आधुनिक भारत है वो इतिहास का तो हिस्सा है ही, लेकिन वो अलग से भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मॉडर्न इंडिया का बहुत बड़ा वेटेज है पेपर में, याद रखेंगे। स्टार्टिंग इसकी होती है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपियन कंपनियां भारत में कैसे आई, ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं। यूरोपियन कंपनियों में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, ठीक है, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर आते हैं डेनिश, फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो इन्होंने भारत में आकर के क्या क्या किया, कैसे कैसे व्यापार किया, किस तरीके से इन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार किया, क्या क्या युद्ध वगैरह हुए, उन्हें हम पढ़ते हैं।
और जैसे जैसे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे मुगलों की शक्ति कम होगी, तो मुगल साम्राज्य का पतन भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था आधुनिक भारत में, अगर हम देखें तो बंगाल एक तो बहुत समृद्ध और बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था बंगाल। तो बंगाल पर किस तरीके से कब्जा हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। इनको हम पढ़ेंगे। मैसूर के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। इसके अलावा उद्योग धंधे किस तरीके थे, जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हो गया तो बनने लगे गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय, इनके बारे में जानेंगे। और फिर लोगों ने कर दिया विद्रोह, तो हो गया 1857 की क्रांति। अब जब हमारे ऊपर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, तो उन्होंने किस तरीके की पॉलिसीज बनाई जो हमारी सोशल और जो हमारे इकोनॉमिक जो बेनिफिट थे उनको हार्म कर रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हम पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे जातीय और किसान आंदोलन। इसके अलावा फिर हम देखेंगे अंग्रेजों की भारत में बनाई गई शिक्षा व्यवस्था। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, जब लोग शिक्षित हो गए तो उन्होंने न्यूज़पेपर निकालने शुरू करे, तो हम देखेंगे समाचार पत्रों को। और जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो भारतीय समाज में मौजूद बुराइयों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिनमें हम बात करेंगे किसकी, जिसमें हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया। तो राजा राम मोहन राय के जो प्रयास हैं इनको हम जानेंगे। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो प्रयास हैं इनको हम जानेंगे। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, तो इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरीके से इन्होंने महिला शिक्षाओं के लिए जो है अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इनको हम जानेंगे। प्रोफेसर डी.के. कर्वे को हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जिन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय, पहला वीमेन यूनिवर्सिटी जो है ओपन किया इंडिया में। तो इन सब के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए या थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, इन सब के बारे में बातचीत इस टॉपिक में करी जाएगी। और फिर हम स्थापित करेंगे कांग्रेस को। 1885 में कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के अधिवेशन। उसके बाद स्टार्ट होगा उग्र राष्ट्रवाद, यानी अब जो है विद्रोह करने के अलग अलग तरीके स्थापित हो रहे हैं, है ना। अब तक जो तरीका था कांग्रेसियों का तरीका था कि भैया ठीक है, बात बात पे जो है धरने पे बैठ जाओ, रिक्वेस्ट करो अंग्रेजों से, माने तो ठीक ना माने तो ठीक। बट अब लोग इस चीज़ से जो है थोड़ा उब रहे हैं और विद्रोह करने के नए तरीके अपनाना चाहते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है उग्र राष्ट्रवाद की। आपने सुना होगा नरम दल और गरम दल। तो गरम दल का कॉन्सेप्ट क्या है, गरम दल के लोग जो लोग हैं इनकी क्या डिमांड है, ये लोग क्या सोचते हैं, इनका माइंडसेट क्या है, इनके प्रमुख नेता कौन है। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक इसके एक इंपॉर्टेंट नेता है, इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत के बाहर भी जो है क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं, जैसे गदर पार्टी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मैडम भीकाजी का भारत से बाहर बात कर रहे हैं, मतलब भारत से बाहर जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही हैं। और गदर पार्टी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट संगठन है, या गदर आंदोलन जो है एक इम्पॉर्टेंट संगठन है जो भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में काम कर रहा है। इनके बारे में हम बातचीत यहाँ पर कर रहे होंगे। और फिर हम देखेंगे 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम, फिर होम रूल लीग आंदोलन जो कि चलाया है श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी और उनके आंदोलन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। बैक टू बैक इन तीनों को पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एटक को, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। और उसके बाद आएगा रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद हो जाएगी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना। और इसी के विरोध में गांधी जी शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन फेल होगा जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाएगा, और उसके बाद बनाई जाएगी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बढ़िया ढंग से काम करेगी, जिसके संस्थापक होंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें एक सदस्य के रूप में लाला लाजपत राय भी सम्मिलित होंगे। ध्यान रखना, ये सवाल BEO 2020 में पूछा गया है कि लाला लाजपत राय का संबंध स्वराज पार्टी से था कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल लाला लाजपत राय का संबंध स्वराज पार्टी से था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन आया, पूरे भारत में नारे लगे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसी विरोध में जब लाठीचार्ज किया गया तो लाला जी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद होता है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सवर्णवज्ञा आंदोलन है और गांधी इरविन समझौता है। उसके बाद होते हैं गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में भाग लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर शुरू हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, जो कि आया है 1939 में। त्रिपुरी संकट का मतलब है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फिर अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही जो संकट था उसको हम जानेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की मांग,
1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन आज और सुभाष चंद्र बोस उनका उदय यानी इंडियन नेशनल आर्मी को हम पढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता में आजाद हिंद फौज का क्या योगदान है उसको हम लोग जानेंगे। मेजर फूजीवारा को हम पढ़ेंगे, कैप्टन मोहन सिंह को हम पढ़ेंगे और रास बिहारी बोस को भी पढ़ेंगे क्योंकि आईएनए में एक प्रमुख भूमिका रास बिहारी बोस की भी है। और फिर जब हम तेल निकाल देंगे अंग्रेजों का तब अंग्रेज भेजेंगे कैबिनेट मिशन की जाओ यार इन्हें आजाद कराओ और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही बनाई जाएगी संविधान सभा। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें कवर करना है। आई बात समझ में? हमें क्या पढ़ना है इसमें? अब हम इसको चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत में आज हम देखेंगे, प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, इस तरीके से रहेगा ये। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या है। देखो भाई, इतिहास को जानने के बेसिकली दो सोर्स होते हैं। पहला, या तो बुक्स साहित्य से आप पता कर लो, या फिर क्या है, या फिर होते हैं खुदाई में प्राप्त आर्टिफैक्ट यानी खुदाई में मिली वस्तुएं। इसके अलावा इतिहास को जानने का और कोई सोर्स नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अकबर के समय की जानकारी दो, आप अकबर के समय की जानकारी लेके आओ, तो कहाँ से लेके आओगे? खैर अभी तो गूगल है, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे आज से 100 साल पहले आपसे, तो आप कहाँ से पता करोगे? तो आप ऑब्वियस बात है अकबर के समय की जो बुक्स हैं जो लिखी गई हैं उनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप अध्ययन करोगे किसका? आईन अकबरी का या अकबरनामा का अध्ययन करोगे आप। अकबर के समय की लिखी गई, अबुल फजल ने लिखी है, अकबर का दरबारी था, अकबर का दोस्त भी था, तो उसने अकबर के समय की जानकारी इसमें दी है। तो अगर आपको आईन अकबरी मिल गई तो आप अकबर के बारे में जानकारी ले लोगे। अब आपको ये जानना है कि अकबर ने जिंदगी में क्या क्या बनवाया, तो फिर आपको देखना पड़ेगा इलाहाबाद का किला आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कटक का किला आपको देखना पड़ेगा, सब अकबर ने बनवाया है। पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया है, तो वहां पर जाकर के आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि अकबर ने क्या क्या काम करे हैं। तो इतिहास को जानने के यही दो तरीके होते हैं, या तो आप बुक्स से उसको जान लो या फिर खुदाई में मिली वस्तुओं से जान लो। इन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है, ध्यान रखना। चलिए एक एक करके देखते हैं। इतिहास के पहले सोर्स है वो है साहित्यिक। कहाँ से मिलता है? धार्मिक ग्रंथों से, लौकिक ग्रंथों से और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी होती है। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई में मिली वस्तुएं हैं, जैसे क्या अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मृतभांड हैं, मोहरें हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला है या स्मारक है, जो खुदाई में प्राप्त होते हैं। इनके आधार पर भी इतिहास लेखन किया जाता है। यहाँ पे धार्मिक साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य होते हैं, जैन साहित्य होते हैं, बौद्ध साहित्य होते हैं। अब देखो, जैन साहित्य जैन के बारे में बताएंगे, बौद्ध साहित्य बौद्धों के बारे में बताएंगे, ब्राह्मण साहित्य किसके बारे में बताएंगे? ब्राह्मणों के बारे में बताएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जान लो ब्राह्मण क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो ये यहाँ पर किसी जाति का सूचक नहीं है। फिर आप ये सोचो कि ब्राह्मणों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है भाई। तो ऐसा नहीं है, इतिहास को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर हम बात करें ब्राह्मण साहित्य क्या है, तो देखो वेद जो लिखे गए हैं साथियों, ये पद्य में लिखे गए हैं, ध्यान रखना, संस्कृत पद्य में। पद्य का मतलब होता है जैसे कोई कविता लिखी जाती है, और कविता जब हम लिखते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, आम जनता की समझ में नहीं आएंगे, है ना। हाँ, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं तो आपने नाम सुना होगा रश्मि रथी का, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत मुझे पसंद है, मैं कई बार उसको जो है पढ़ता हूँ। उसमें दो लाइनें आती हैं कि पीसा जाता जब इच्छुदंड भरती, बहती रस की धारा अखंड, मेहदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। अब ये जो मैंने दो लाइनें आपके सामने पढ़ी कि पीसा जाता जब इच्छुदंड, अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है? इच्छुदंड को जब पीसा जाता है, तो इच्छुदंड क्या है? गन्ने की बात हो रही है। बहती रस की धारा अखंड, सही बात है, गन्ने को पीसोगे तो रस निकलेगा। और मेहदी जब सहती है प्रहार, यानी मेहदी को जब पीसा जाता है तो क्या बनती है? ललनाओं का श्रृंगार बनती है, महिलाओं का श्रृंगार बनती है। ये मैंने दो लाइनें आपको इसलिए पढ़ के सुनाई ताकि आप समझ पाओगे पद्य समझना आसान नहीं है, आपको शब्दों की समझ होनी चाहिए, तब आप समझ पाओगे पद्य को। और एक तो पद लिखा हुआ है फिर संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ये तो डबल कठिन हो गया भाई। आम जनता कैसे समझेगी इसको, वेद को, कि वेद में क्या लिखा है? तो वेद काय में लिखे हैं? पद्य में लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, बहुत टफ है। तो इन्हीं वेदों की सामान्य रूप से व्याख्या करने के लिए, इन्हीं वेदों की जो गद्य रूप में व्याख्या है, बात समझ रहे हैं, इन्हीं वेदों की जो गद्य रूप में व्याख्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिखे, हाँ जी, इन्हीं वेदों की जो गद्य रूपी व्याख्या है, शायद दिख रहा होगा आपको, गद्य रूपी, गद्य मतलब कहानी के रूप में, इसी गद्य रूपी व्याख्या को साथियों हम लोग कहते हैं, इसी गद्य रूपी व्याख्या को हम लोग नाम देते हैं ब्राह्मण। ध्यान रखना,
तो आपसे कोई पूछे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो साथियों वो पद्य रूपी वेदों की गद्य रूपी व्याख्या है, ठीक है ना, जिससे आम आदमी को समझ में आ सके कि आखिरकार वेदों में क्या लिखा है। तो ब्राह्मण ऐसे मत सोच लेना कि कोई जाति है यहाँ पे या किसी जाति के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है ये देख लीजिए, ये है, ये इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है। वेद वैदिक साहित्य में आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, सूत्र आते हैं, महाकाव्य आते हैं और धर्मसूत्र आते हैं। ये भी सारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं, याद रखिएगा, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्यों की बात करें तो वैदिक साहित्यों के 4 हिस्से होते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनको हम वैदिक सभ्यता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो यहां से पेपर में आपको सीधे सीधे चीजें मिलेंगी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास का उल्लेख मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सबसे पहले इतिहास का उल्लेख कहाँ मिलता है? इतिहास शब्द का अथर्ववेद में। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। कौटिल्य मतलब चाणक्य, ठीक है, ध्यान रखना, चाणक्य ऐसा समझा रहे हैं। E.H. कार के अनुसार, ये स्टेटमेंट बहुत बार पेपर में आया भाई, इसको रट्टा मान लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। दूसरा स्टेटमेंट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्यूरी के अनुसार इतिहास जो है हाँ जी, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। इतिहास जो है वो विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये स्टेटमेंट भी पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। ब्यूरी कह रहे हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हिस्ट्री इज अ साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर, ठीक है, अंग्रेजी में। और E.H. कार क्या कह रहे हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, तो ध्यान रखना। बेकन क्या कह रहे हैं? बेकन कह रहे हैं इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। अबुल फजल के अनुसार इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करता है। यार अच्छी बात है कि पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं था, ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम नहीं था, वरना यार इतिहास कोई घंटा भी नहीं लिखता, सब बढ़िया रील बना के मौज कर रहे होते। इतिहास लेखन होता ही नहीं, ना ही कोई इतिहास पढ़ता, सब मौज ले रहे होते और बिल्कुल गुड़ गोबर हो गया होता सारा का सारा। लेकिन चलो ठीक है, उस समय पे ये चीज़ें नहीं थी, तो लोगों ने इतिहास लेखन का काम किया, और ना केवल लेखन का कार्य किया बल्कि उसको पढ़ा भी। इतिहास की महत्ता को देखते हुए कलिंगवुड ने कहा था कि हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना 1600 से 1900 के बीच प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। हाँ, राहुल सांस्कृत्यायन का भी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ये स्टेटमेंट किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का है। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। राहुल सांस्कृत्यायन कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है एक बहुत ही फेमस एक ट्रैवलर है, और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। इनकी एक फेमस बुक का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, है ना। तो इस तरीके की बुक इन्होंने जो है लिखी है। राहुल सांस्कृत्यायन भी एक इतिहासकार है। सर्वप्रथम रोमन सम्राट अगस्टस ने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था। यही काम मध्यकाल में औरंगजेब ने किया। सेंसरशिप का मतलब है कि इतिहास में वही लिखा जाएगा जो राजा चाहेगा, राजा की बुराई आप नहीं लिख पाओगे। यही काम जो है रोमन सम्राट अगस्टस ने किया था, और यही काम औरंगजेब ने भी किया था, ध्यान रखना। उसने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी, मतलब लिखोगे तो, लेकिन वो जो राजा को पसंद होगा। इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान व इंतु हमारे देशों के विविध नाम है। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लो। इंतु, इंतु पेपर पूछा जाता है कि चीन में, चीनी भाषा में भारत को किस नाम से पुकारा जाता है, या चीनी ग्रंथों में भारत का क्या नाम है? तो ध्यान रखना, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम है इंटू, या फिर यानटू, इस तरीके से भी आता है, तो याद रखना। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसीलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में त्रिकोण या धनुष की आकार का था, ठीक है। आगे देखो,
वराहमिहिर की बृहत संहिता में इसे कूर्म की आकृति और पुराणों में धनु आकृति, दीघ निकाय में छकड़े की भांति और महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है। किसको? भारत को। ये भारत का आकार बताया जा रहा है। ठीक है। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराण मतलब जो पुरानी किताबें हैं, टोटल पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, ध्यान रखना। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व यह देश अजनाब तथा, ये इंपॉर्टेंट है, यह देश अजनाब तथा हेमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। यानी जब इसका नाम भारत नहीं था, भारतवर्ष से पहले इसका नाम क्या था? अजनाब। अजनाब, ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है, या फिर हेमवत वर्ष। ठीक है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटॉम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किया गया है। स्मिथ ने, एडम स्मिथ नाम के इतिहासकार ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया है। स्मिथ ने भारत को क्या बोला है? एथनोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष अर्थात भरत कबीले के लोगों का देश। भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। भारत के पहले चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है और भारत के पहले चक्रवर्ती राजा थे राजा भरत। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है राजा भारत। ठीक है। यूनानी लोगों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के जनक के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। पेपर पूछा जाता है भारत को इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया। तो ध्यान रखना, भारत को इंडिया नाम दिया यूनानी लोगों ने। यूनानी लोगों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, ध्यातव्य है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु एवं उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है, जबकि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित इंडिया से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग ने भारत को यिंतु यानी चंद्रमा जैसा कहकर घोषित किया। यह इंपॉर्टेंट बात है। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश तथा ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा। तो याद रखेंगे, ह्वेनसांग ने भारत को क्या बोला है? यिंतु यानी चंद्रमा जैसी आकृति के समान। ठीक है। और इत्सिंग ने भारत को क्या बोला है? ब्रह्म राष्ट्र। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत में भरधवस यानी भारतवर्ष का विवरण मिलता है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, ध्यान रखना। मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे देखो। अथर्ववेद में गांधार, मुजवंत, महावृष, बालीक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या, वरुणावती यानी वाराणसी का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना, अथर्ववेद में ये उल्लेख मिलते हैं। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो साथियों, ये थे हमारे इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। ठीक है, ये था इसका पहला चैप्टर जो आज की क्लास में हमने यहाँ पर फिनिश किया। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये सारे के सारे हैं, जितने भी यहाँ पर ये जितने भी आपको फैक्ट यहाँ बताए गए हैं सारे के सारे, इनको एक बार आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको आप पढ़िए
और प्रयास करिए कि या तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाएं, और पेड ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो पेपर में काफ़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। बात समझ रहे? तो अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। एग्जाम में अभी समय है। जो लोग बहुत लोग पूछ रहते हैं पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, यार पेपर जल्दी होगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में चिंता मत करो, मेहनत करो, तैयारी करो, ताकि पेपर जब आए तो आपकी तैयारी पूरी हो, ठीक है। अगली क्लास में अगला चैप्टर कवर करेंगे हम, जो कि होगा स्टोन एज यानी पाषाण काल। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।